हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अंबिका। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आई हूँ। यहाँ पे मैं आपको संधि कंप्लीट करवाने वाली हूँ आज। तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में चल रही है संधि, तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे संधि के ऊपर। तो संधि से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को करने में आप सक्षम हो पाएंगे अगर आप इस पूरे कंप्लीट वीडियो को देख लेते हैं। तो संधि से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके पास नहीं बचेगा। सारे नियम, सारे जो रूल रेगुलेशन इसके अंदर आपके फॉलो होते हैं वो सब हम समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार की आपकी संधि होती है, आप सभी को पता है। तो यहीं से आपका प्रश्न पूछा जाता है। और अब जो है एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है। अब आपको सिर्फ देखिए, पहले के जो समय में प्रश्न पूछे जाते थे वो क्या था कि आपको शब्द दिया जाता था और पूछा जाता था कि कौन सी संधि है इसमें। लेकिन अब आपसे विग्रह भी पूछा जाता है। ठीक है, संधि का विग्रह करके पूछा जाता है। इसके बाद आपसे नियम से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या नियम है, परिभाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आज हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे, तसल्ली से समझेंगे। आपके पास अच्छा समय हो तभी आप वीडियो को देखें, क्योंकि आपको एक एक चीज़ यहाँ पे कराया जाएगा। और साथ ही साथ हम थ्योरी के साथ साथ यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे। ठीक है, थ्योरी और क्वेश्चन। अगर देखिए टाइम आपका ज़्यादा हो जाता है अगर थ्योरी कराते कराते, तो हम MCQ को दूसरे दिन ले लेंगे, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे स्वर संधि से। और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि संधि होता क्या है। तो पूरा हिंदी व्याकरण आपको डिटेल में समझाया जा रहा है। एक एक चीज़ इतने अच्छे से आपको मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे PDF भी आपको कंप्लीट मिलेगा। यहाँ पे जितनी भी आपको व्याकरण की क्लास ली जा रही है ना, सबकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो वहाँ से आप प्रॉपर इसका नोट्स बना सकते हैं बहुत ही अच्छे से। और डिटेल में किया जा रहा है, कुछ भी हम शॉर्टकट की तरफ नहीं चलेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो है क्या 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 चीज़ हमने ख़त्म कर लिया है, तो मैं एक बार आपको दोहरा देती हूँ। जो भी नए यहाँ पे जुड़े हैं, जो भी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस आपको समय पे मिल पाएंगे। और देखिए यहाँ पे आपको शब्द शक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पर शब्द शक्ति आपको करवा दिया गया है, जाके ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। व्याकरण की प्लेलिस्ट है आपकी, थ्योरी वाली अलग है, प्रैक्टिस वाली अलग है। तो थ्योरी वाले में जाइएगा, आपको थ्योरी क्लासेस वहाँ पे मिल जाएंगी। और प्रैक्टिस में जाएंगे तो प्रैक्टिस क्लासेस मिल जाएंगी। सिंपल है सब कुछ, मैंने बहुत ही इजी आपके लिए अवेलेबल रखा है। शब्द शक्ति आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो काव्य गुण हमने कंप्लीट किया है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। एक बार आप अगर देख लेते हैं तो दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से आपको समझाया गया है। सारे ही टॉपिक को हम ऐसे ही समझेंगे, अपने हर एक व्याकरण को हम बहुत अच्छे से उड़ाएंगे। एक भी आपको जो टॉपिक है ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो काव्य गुण हमने कंप्लीट कर लिया है, अलंकार हमने कर लिया है। अलंकार की क्लासेस आपको मिल गई हैं, इसका PDF भी मैंने आपको दे दिया है। क्वेश्चंस बाकी है तो आज मैं आपको वो भी दे दूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी कर लेंगे। उम्मीद है आपने सारे अलंकार के टॉपिक को देख लिया होगा, क्वेश्चंस को भी लगा लिया होगा, क्योंकि मैंने उसकी PDF आपको टेलीग्राम पर दे दी है। ठीक है, तो अलंकार हमने कर लिया है। इसके अलावा रस हमने कर लिया है, छंद हमने कर लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसके वजह से प्रश्न बहुत सारे छूट जाते हैं। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये जो है ना हर कोई कर लेता है, मगर फंस जाते हैं इस जो चैप्टर है ना, इन सभी चैप्टर में फंस जाते हैं। तो ये सभी चैप्टर पे मैंने आपको काम किया है और बहुत ही मेहनत से ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए कलेक्ट करके लाती हूँ। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको पसंद आता है, मेरी मेहनत आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और साथियों के साथ। और नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी संधि के आगे देखेंगे कि क्या होता है संधि। तो संधि शब्द सुनते ही आपको क्या समझ में आता है? सबसे पहले तो ये समझिए कि संधि का मतलब होता है मेल। बोलते हैं ना कि किसी देश की किसी के साथ संधि हो जाती है या फिर संधि प्रस्ताव रखा जाता है, मतलब क्या होता है यहाँ पे किसी से मेल मिलाप करना। तो पहले हम शाब्दिक अर्थ को अगर समझें इसका, देखिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि सब संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। प्रश्न आपका ये भी पूछा जाता है, एक एक टॉपिक पे डिस्कस करूँगी कि कहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। अगर आज ये पूरा कंप्लीट देख लेंगे ना आप वीडियो, तो संधि से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा,
क्योंकि यहाँ पे एक आपको समझ विकसित करनी है कि प्रश्न आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो देखिए संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, प्रश्न आपका ये भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। दो समीपवर्ती वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। तो आपसे परिभाषा से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि वर्णों या ध्वनियों के संयोग से। देखिए प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि शब्दों के संयोग से, वर्णों के संयोग से, वाक्यों के संयोग से क्या बनता है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है। तो ये दो बात आपको ध्यान रखना है, शाब्दिक अर्थ और वर्णों या ध्वनियों के संयोग से, यानी इसके मिलन से, इसके मेल से क्या होता है, परिवर्तन या विकार होता है, जिसे हम संधि कहते हैं। इतना बात तो आपको क्लियर होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संधि करते समय कभी कभी एक अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है। संधि के में पहले शब्द में अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है। अब इस बात को आपको पहले समझना है, क्या बोला जा रहा है। देखिए भाषा को अगर आप समझ गए ना, तो पूरा खेल यहाँ पे भाषा का ही है। भाषा समझ में आ गई तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, संधि के पहले शब्द के अंतिम वर्ण, मतलब जैसे मान लो ये आपका एक शब्द है, तो पहले शब्द के, ये आपका पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है, इसी दो शब्द के अंदर क्या हो रहा है, मेल हो रहा है, संधि हो रही है। तो ये आपका पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, र है ना। सुर में र क्या है, आपका अंतिम वर्ण है, या अंतिम वर्ण बोला जा रहा है, आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। प्रश्न आपका ऐसे ही भाषा में फंसा होता है, और इस बार जो मैं देख रही हूँ ना, सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं इसी प्रकार के देखने को मिल रहे हैं, तो आपका कुछ भी गलत नहीं होगा, ध्यान से समझेंगे। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होता है, यानी दूसरे शब्द का ई। दूसरे शब्द में इंद्र है, इंद्र का पहला वर्ण क्या है, आपका ई है। वर्ण आप समझते हैं, ई जो कि आपका अकेला होता है, ठीक है। अब देखिए सुर और इंद्र है, सुर और इंद्र, तो देखिए इसका आप र लेंगे और इसका आप ई लेंगे, इसी दोनों के बीच में मेल होता है। ये आपको समझ में आ गया कि संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होता है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होता है। इसको याद करने की ज़रूरत क्या है, ये तो आप जानते हैं ऑलरेडी, बस समझना है आपको। तो सुर यानी कि पहला शब्द, इंद्र मतलब दूसरा शब्द, पहला शब्द का अंतिम वर्ण र है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपका ई है। तो ऐसे घुमा के आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है, भाषा में फंस के क्वेश्चन को आप गलत कर देते हैं। तो बस यही बात आपको समझना है, यहाँ पे र और ई का मेल हो रहा है, जिससे आपका क्या बनेगा, एक एक जो है नियम को भी हम समझते हुए चलेंगे, आपको पूरा मैं याद करा दूंगी, ठीक है, इसी क्लास में। तो यहाँ पे आप देखिए र और ई से मिल के यहाँ पे क्या बना है, सुरेंद्र बना है। कैसे बना है, अगर मैं इसको तोड़ के देखूँ, संधि ना एक प्रकार से हल्का मैथ की तरह होता है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको देख लेते हैं, ये हमने र और यहाँ से हमने लिया ई, ठीक है, हमने र लिया और हमने ई लिया। अब ये इसके र के अंदर कौन सा वर्ण, कौन सा स्वर छिपा है, अ छिपा है, ठीक है, और ई के अंदर तो ई ही है, ये तो खुद ही स्वर है। तो अ और ई के मेल से क्या बनता है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा ये हटा के बताती हूँ। ये हमने र लिया, ये हमने ई लिया, ये र आपका अ में होता है। आप सभी को पता है र कैसे बनता है, इतना छोटा छोटा बात तो आप समझते होंगे, उम्मीद है ये चीज़ आप जानते होंगे कि र कैसे बना है। आपका आधा र और अ से मिल करके आपका र बना है। कोई भी व्यंजन जो है आपका अधूरा ही होता है, रेफ लगा होता है उसके नीचे, आपको हलंत लगा होता है, आपको पता है। जैसे आप देखिएगा क लिखना है तो क कैसे लिखा हुआ है, आधा क और अ से मिल करके आपका क बना है ना। कोई भी जो शब्द आपका ये आता है कि स्वर से मिलकर के बना होता है, कोई भी व्यंजन स्वर से मिलके बना होता है। तो ये देखिए अ स्वर से मिलके आपका क बना है, इतना बात तो आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ कि अ और ई के मेल से यहाँ पे क्या बन गया है, ए बन गया है। ये कौन सी संधि आपकी, ये गुण संधि के अंदर आती है। जब हम नियम पढ़ेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए ए बन गया है, तो देखिए हमने क्या देखा, यहाँ पे सुर था, सुर का ए हो गया, यानी कि ए की मात्रा हम यहाँ लगा देंगे और इंद्र का इंद्र रह जाएगा, तो ये आपका सुरेंद्र बन गया। चलिए ये आपको पहले संधि समझा रही हूँ, इसके बाद हम इसके जब एक एक करके हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे और बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाइएगा। देखिए इसको तोड़ने आ जाएगा ना तो आप सब कुछ कर लेंगे। अब देखिए संधि के नियम द्वारा बनाए गए वर्णों या शब्दों के पुनः मूल अर्थात प्रारंभिक अवस्था में ले जाने को ही संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए परिच्छेद है,
अब इसको तोड़ दिया गया है इसका मूल रूप में। यहाँ पे देखिए टूटा हुआ है, इसको जोड़ दिया गया है, ठीक है। ये आपका क्या है, इसको संधि किया गया है। और यहाँ पे क्या किया गया है, विच्छेद किया गया है। ये संधि है और इसको विच्छेद किया गया है। विच्छेद इसको कहते हैं, पता है आपको ना, जो टूटा हुआ है। विच्छेद मतलब जो टूट गया है दो रूप में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे नयन में इस तरह से हम तोड़ते हैं, परिच्छेद में इस तरह से तोड़ते हैं। सब कुछ आगे बताऊंगी कि कौन सा संधि किसमें अंदर होगा। जहाँ ध्वनियों के मेल के फलस्वरूप उनमें परिवर्तन हो, ध्वनियों के पास पास होने पर भी याद उनमें परिवर्तन ना हो, उसे हम संधि नहीं बल्कि संयोग कहते हैं। जैसे कालातीत, तो काल और अतीत में संधि है। काल योग, अब काल योग में कोई संधि नहीं है। कैसे कोई संधि नहीं है, ये भी आपको समझना है। काल योग में कोई संधि नहीं, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जहाँ पे आपके संयोग से कोई परिवर्तन होता है वहाँ पे आपका संधि हो जाता है। जैसे काल और अतीत से कालातीत बना है। कैसे ये कालातीत बना है, तो जब मैं आपको तोड़ना बताऊंगी ना, आप तोड़ना सीख जाएंगे तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। जैसे देखिए लौ के अंदर क्या है, आपका अ है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। देखिए लौ के अंदर क्या है, अ है। अ है ना लौ के अंदर। ये देखिए आपका दूसरा, आपका सबसे लास्ट वाला वर्ण क्या है, ल। लौ के अंदर कौन सा स्वर है, अ है। और यहाँ भी आपका अ है। तो अ और अ मिलता है तो क्या बनाता है, आ बनाता है। इसीलिए का लौ में आ जुड़ गया, कालातीत बन गया। ये समझ में आया। अभी इसको तोड़ने के लिए सीखेंगे हम अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया कि संधि होता क्या है। मेल से होता है। इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए कि संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, और दो समीपवर्ती वर्णों या ध्वनियों के संयोग से उसके परिवर्तन या विकार को हम संधि कहते हैं, ठीक है। और इसके संधि के पहले शब्द से अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है, क्योंकि ये सारे आपके ऑप्शन में होते हैं और प्रश्न आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे संधि के प्रकार। संधि को प्रकार समझेंगे, इसके बाद हम एक एक करके हर संधि को देखेंगे। तो संधि के 3 प्रकार हैं, सभी को पता है, ठीक है। संधि के 3 प्रकार हैं। और संधि के अगर हम स्वर संधि की बात करें तो 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे इधर भी स्वर होगा और इधर भी स्वर होगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। दोनों साइड आपका, दोनों शब्द आपका स्वर होना चाहिए, तभी उसको हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखिए हिम और आलय, इसमें हिम में कौन सा है, अ स्वर है, और आलय में कौन सा स्वर है, आ है। आपको यहीं पे तोड़ना है। हिम का अंतिम वर्ण क्या है, म है। म के अंदर कौन सा स्वर है, अ है। और आलय में क्या है, आ है सबसे पहला। ये देखो म और आ, इसी को तो तोड़ेंगे ना, अंतिम और पहला। तो ये अ और आ मिला के क्या बन गया, आ बन गया। जो बड़ा है वही बन जाता है, ठीक है, आ बन गया। तो इसीलिए हिमालय हो गया। हिम के अंदर आ की मात्रा लग जाएगी और ये हिमालय बन जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आया किस तरह से इसको तोड़ते हैं। तो इसमें आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि स्वर संधि में 2 स्वरों का मेल होता है, बस, और कुछ नहीं ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे चल के स्वर संधि के भेद पर बात करेंगे। व्यंजन संधि में क्या होता है, यहाँ पे दोनों होता है। देखिए संधि का प्रथम वर्ण यदि व्यंजन हो तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। अब इसका मतलब क्या है, ये देखिए आपसे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल, ये सारे प्रश्न ही आपसे पूछे जाते हैं कि यदि प्रथम वर्ण हो, प्रथम वर्ण व्यंजन हो, प्रथम वर्ण दोनों हो, इस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपको समझना है कि प्रथम वर्ण, इसका मतलब क्या होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे दिक् धन अंबर लिखा है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि प्रथम वर्ण व्यंजन है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे हलंत लगा है। मैं आपको अभी बताई हूँ कि व्यंजन हमेशा अधूरा होता है स्वर के बिना, ठीक है, हमेशा उसको हम आधा लिखते हैं, यानी कि ये आपका पूरा व्यंजन है, यानी कि आधा क। अब आधा क को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हलंत लगा के। इतना आपको पता होगा ऑलरेडी, इतना मैं मान के चल रही हूँ। तो दिक् प्लस अंबर से आपका बनता है, तो दिक् का क जो है ये आपका आधा क होता है, यानी कि हलंत लगा हुआ होगा, तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे व्यंजन है। तो इसका क्या इसका विशेषता क्या है कि पहला प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, व्यंजन होगा, तो वहाँ पे व्यंजन संधि है। हमेशा ही आपका पहला शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा। पहला शब्द का अंतिम वर्ण मतलब अगर दिक् लिखा है तो ये पहला शब्द है ना, दिक् धन अंबर होता है ना,
दिक धन अंबर होता है, तो ये दूसरा शब्द है, ये पहला शब्द है ना, ये पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है। और पहला शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है, ये वाला। दूसरा शब्द का पहला वर्ण कौन सा है, ये वाला। अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखिए विसर्ग में क्या होता है, तो विसर्ग में संधि के प्रथम वर्ण में यदि विसर्ग का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पे विसर्ग संधि होती है। ठीक है, जैसे निह और शब्द से क्या बन गया, निशब्द बन गया। तो निह यानी कि यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग होता है। तो बस छोटी छोटी चीज़ों को आप एक बार समझ जाइए, फिर आप बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो यहाँ पे एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। स्वर संधि में क्या होता है, सॉरी एक मिनट, हाँ, स्वर संधि में क्या होता है, स्वरों का मेल होता है। इधर आपका पहला शब्द भी स्वर होना चाहिए, दूसरा शब्द भी स्वर होना चाहिए। ठीक है, स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार से स्वर संधि होता है। ठीक है, और व्यंजन संधि में क्या होता है, आपका प्रथम वर्ण जो है वो व्यंजन होता है, और विसर्ग में प्रथम वर्ण में विसर्ग होता है। बस इतना ही आपको जानना है और कुछ नहीं जानना है। ठीक है, जैसे जैसे बताते जा रही हूँ वैसे वैसे आपको समझना है। आगे देखिए, यहाँ पे हम आ गए स्वर संधि की तरफ। स्वर संधि में क्या होता है आपका, तो स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ये आपको परिभाषा पहले तो याद रखना है, क्योंकि यही प्रश्न आपका पूछा जा रहा है अभी। ठीक है, पूछा जाएगा स्वर के साथ अगर स्वर का मेल हो तो क्या होता है, स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो तो क्या होता है, विसर्ग के साथ हो तो क्या होता है। यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। अब ये स्वर संधि आपके 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। बहुत इजी है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबकी कुछ कुछ विशेषताएं हैं, बस हम उन्हीं विशेषताओं पर बात करेंगे और कुछ इसमें नहीं है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो देखिए दीर्घ संधि पर पहले हम बात करते हैं। तो दीर्घ का मतलब क्या है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, बड़ा। तो ये आप अगर स्वर की बात करें तो कौन कौन सा बड़ा स्वर होता है आपको पता होगा। यहाँ पे आ आपका बड़ा होता है, दीर्घ होता है, बड़ी ई होता है, और क्या होता है, बड़ा ऊ होता है। यही दीर्घ में आता है ना, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और आ, ये ही 3 आपका इसमें होता है। बस इसको ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए, ये सूत्र को आप रहने दीजिए, उतना डिटेल में नहीं जाना है, तो जो कि कॉम्प्लेक्स हो जाए, कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ें हम नहीं करेंगे। इस संधि का सूत्र है ये। ठीक है, अकह स्ववर्णे दीर्घ, मतलब जो वर्ण दीर्घ होता है वो आपका दीर्घ संधि है। सिंपल सा बात है, कुछ भी इसमें नहीं करना है। अब देखिए आपको इसका जो नियम है ना, इसको ज़रूर देखना है, क्योंकि आपका नियम से प्रश्न पूछा जाता है। कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे, यदि हर्ष स्वर कौन सा है आपका, अ, ई और उ। अगर आपका यहाँ पे जो आपका छोटा मात्रा वाला जो होता है अ, ई, उ, ठीक है, या फिर दीर्घ स्वर एक दूसरे के पश्चात आ जाए तो वे मिल करके दीर्घ बनाते हैं। बस इतना सा बात आपको ध्यान रखना है। चाहे बड़ा बड़ा में मिले, छोटा छोटा में मिले, बनेगा कौन, बड़ा ही बनेगा, हमेशा बड़ा ही बनता है दीर्घ संधि में। अब ये बात क्या है आपको समझ में नहीं आई होगी, अभी मैं आपको समझाती हूँ, झट से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए अ और अ मिलेगा तो क्या बनेगा, आ बनेगा। अब अ और आ मिलेगा तो क्या बनेगा, फिर भी बड़ा ही बनेगा। अब बड़ा है पहले आ, उसके बाद अ है, फिर भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। अब दोनों ही आ है तो भी आपका आ ही बनेगा। ये 4 कंडीशन ही हो सकता है, और ये चारों कंडीशन पे आपके उदाहरण है, भरपूर उदाहरण करवाऊंगी आपको, एक एक चीज़ समझ में आएगा। तो देखिए अ और अ से कैसे मिलेगा। अब ये देखिए पुष्प है, थोड़ा जूम करके बताते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये पुष्प है, पुष्प में क्या है, प में क्या है आपका अ है, और ये अवली में भी अ है ना। तो ये अ और अ मिलके क्या बना, आ बन गया। बड़ा ही बनेगा, हमेशा दीर्घ ही बनेगा, दीर्घ मात्रा बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया आ। अब देखिए ये टूटता कैसे है, पुष्प, एक दो तोड़ के बताती हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। पुष्प धन अवली, इसको कैसे तोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से हमने लिया प, यहाँ से हमने लिया अ,
मैथ की तरह बनाएंगे इसको, एक बार समझ जाइएगा ना, ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे आप। तो ये प से आपको क्या मिल गया, अ मिल गया, और यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से अ मिल गया, ये तो पूरा है ही वली, ऐसे ही लिख दीजिए। और यहाँ से ये हमने प लिया और बाकी का ये सौ जो है ऐसे ही लिख दीजिए, पू और आधा सौ, ये ऐसे ही है, समझ में आया। अब आगे देखिए, अब ये अ और अ मिला तो क्या बना, बड़ा आ बना, ठीक है, बड़ा आ क्या होता है, मतलब आ ही बना। तो यहाँ पे क्या हो गया, पू आधा श, और ये प है, प आपका क्या बन गया, आ बन गया। तो ये आ की मात्रा लग गई, पुष्पा वली, पुष्पा, और ये वली का वली हम ऐसे ही उतार देंगे, तो पुष्पावली कैसे बन गया। समझ में आया आपको कि कैसे हम इसको तोड़ते हैं। अब एक और मैं आपको देव अर्चन तोड़ के बताती हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देव और क्या है यहाँ पे, अर्चन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अर्चन है, अब यहाँ पे आपका दीर्घ हो रहा है, यहाँ पे क्या है व, और यहाँ पे क्या है अ, फिर से ये आपका अ ही है, और यहाँ भी अ ही है। अब आगे वाला भी लिख लीजिए आप यहाँ, और यहाँ पे भी लिख लीजिए दे, क्योंकि वो तो हमने यहाँ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको तोड़ लीजिए, ये अ और अ मिलके क्या बन गया, वो पे क्या लग जाएगा, आ की मात्रा, क्योंकि आ बन गया, ये आधा वो रह गया, ये पूरा वो से हमने आधा वो निकाल लिया ना, अ निकाल लिया हमने, ये देखिए अ हमने निकाल लिया, तो आधा वो बच गया यहाँ पे। तो यहाँ पे दे वो में क्या लग गया, किसकी मात्रा लग गई, आ की मात्रा, तो आ की मात्रा लगा देंगे, और चरण हम ऐसे ही लिख देंगे, तो क्या बन गया, देवार्चन। समझ में आया कि कैसे तोड़ते हैं। अब यहाँ पे बस आपको इसको ऐसे ही देख लेना है। अब देखिए अ से आ मिल गया, यहाँ पे देखिए म में अ है और यहाँ आ है, तो भी आपका क्या बनेगा, आ ही बनेगा। अब देखिए आप कैसे समझेंगे कि कहाँ पे आपका दीर्घ होगा, कैसे समझेंगे, तो ये कि हिमालय को आप तोड़ के देखेंगे कैसे बन रहा है। ये हमेशा ही दोनों साइड आपका सार्थक शब्द होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। कभी भी आपका निरर्थक शब्द जो है संधि में नहीं होता है, हमेशा ही सार्थक शब्द होता है, यही इसका समझने का तरीका है। तो हिम धन आलय से आपका हिमालय बन जाएगा। तो हिमालय में देखिए कौन सा परिवर्तन हो रहा है, म में किसकी मात्रा लगी है, आ की मात्रा, और आ की मात्रा आपकी किस में लगती है, दीर्घ में लगती है। बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए मायाधीन, अब मायाधीन में माया और अधीन, कभी भी माया और धीन मत लगा देना, धीन अपने आप में कोई शब्द नहीं है, अधीन शब्द होता है। अब देखिए माया और अधीन को मैं तोड़ के दिखाती हूँ तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। माया और अधीन, ठीक है, इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ से हमें मिल गया या से हमें क्या मिल गया, आ मिल गया। तो य की आत्मा हमने निकाल ली, य की आत्मा कहाँ थी, आ थी, यहाँ पे क्या है, अ है, बाकी का आप ऐसे ही लिख दीजिए, यहाँ पे धीन, और यहाँ पे लिख दीजिए माँ, और आधा य बचा ना, क्योंकि आत्मा तो हमने निकाल लिया, सिर्फ व्यंजन बच गया अब आधा, ठीक है। अब इसको हम तोड़ेंगे, आ और अ मिलके क्या बन गया, आ बन गया, आ बन गया ना। तो माँ में, एक मिनट, यहाँ पे हम इसको ऐसे ही उतार लेते हैं, माँ, और य में आ की मात्रा लगी, इसको तोड़ने पे क्या बन गया, य में आ की मात्रा, और यहाँ पे धीन हम वैसे ही लिख लेंगे, तो क्या बन गया ये, मायाधीन। समझ में आया मायाधीन कैसे बनेगा, और इसको हम कैसे निकालेंगे, आ की मात्रा अगर परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पे दीर्घ हो जाएगा। वैसे ही आपका यहाँ पे है देखिए, और आ मिलके आ बन रहा है, विद्या और आलय, विद्यालय, सीमा और अंत, सीमा और अंत, सीमांत, देखिए अंत लगा यहाँ पे। अब हम अगर हमको, ये तो हमने देख लिया कि तोड़ के हम कैसे जोड़ सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे सीख लें कि पूरा शब्द है और इसको हम कैसे तोड़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा, है ना। सीमांत को हम एक बार तोड़ के बताते हैं आपको, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। एक एक स्टेप चलेंगे हम। अब देखिए सीमांत को तोड़ना है, ठीक है, सीमांत को तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए सीम, यहीं पे आपका परिवर्तन देखने को मिल रहा है, सीमांत, सीमा और अंत, कैसे लिखेंगे अंत, तो देखिए सीमा, सीमा हमने लिखा, सीमा जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका
आ की मात्रा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हो जाएगा, तो का तो उतर जाएगा। अब यहाँ पे आ की मात्रा लगी है मौ में, तो कैसे लगी होगी? अगर यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकता है, अ हो सकता है या आ हो सकता है, तो अंत तो नहीं होता है, कुछ अंत भले होता है, तो हम अंत लगा सकते हैं सीधा सीधा। इसको तोड़ने के लिए कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी भी आपको सार्थक शब्द लेना होता है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो कविक्षा, कविक्षा में भी आपका दीर्घ संधि होता है। क्यों? यहाँ पे आप देखिए दीर्घ जो है ई की मात्रा लगी है। आपको हमेशा देखना है, क्या देखना है? आ की मात्रा होनी चाहिए, उसमें बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए, बड़ा ऊ की मात्रा होनी चाहिए। बस यही तीन चीज़ आपको देखना है दीर्घ को समझने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया कि दीर्घ संधि में क्या होता है? बड़ी ई की मात्रा, बड़ी आ की मात्रा। पुष्पांजलि, देवार्चन में आ की मात्रा, हिमालय में आ की मात्रा, सत्याग्रह, सत्य और आग्रह से बना है आपका सत्याग्रह, तो सत्य और आग्रह, ठीक है। तो आ की मात्रा यहाँ पे भी आ रही है, तो आपका संधि हो जाएगा दीर्घ संधि। मायाधीन में आ की मात्रा है, तो दीर्घ संधि। सीमांत, विद्यालय, महानंद, कविक्षा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ई की कौन सी मात्रा है। बड़ी ई की मात्रा है तो दीर्घ संधि, बड़ी ई की मात्रा है दीर्घ संधि। बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अब आपको छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, तोड़ के देख लिया हमने कैसे टूटता है, कैसे हम मिलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी ई होगी, छोटी ई हो और बड़ी ई हो तो भी बड़ी ई होगी, ये आपको समझ में आ गया। छोटी ई के साथ अगर बड़ी ई के साथ अगर छोटी ई मिल जाए तो भी बड़ी ई होगी। हर कंडीशन में आपका बड़ी ई ही होगा। हरीश देखिए, बड़ी ई की मात्रा। परीक्षा, बड़ी ई की मात्रा। महेंद्र, बड़ी ई की मात्रा। लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा से बना है लक्ष्मी इच्छा, तो ये लक्ष्मी इच्छा भी आपका ई की मात्रा है, तो दीर्घ संधि। नदीश, दीर्घ संधि। योगीश्वर। अब यहाँ पे देखिए, सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, तो यहाँ पे देखिए ये आधा को आपको ये दीर्घ ई जो लगा है क के ऊपर, ये नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि उक्ति में तो परिवर्तन नहीं आया है ना, सु के बाद परिवर्तन आया है। तो बड़ी ऊ की मात्रा है तो दीर्घ संधि। मैंने आपको बताया, आ देखेंगे, बड़ी ई देखेंगे, बड़ा ऊ देखेंगे, बस। दीर्घ में आपको सिर्फ इतना ही देखना। उतने देर से मैं आपको क्या समझा रही थी कि कैसे तोड़ते हैं। तोड़ना आ जाएगा तो आप हर एक संधि को गलत नहीं करेंगे, विच्छेद कभी गलत नहीं करेंगे। समझ में आया? अब आपको समझने में आसानी हो जाएगी। विधुदय, तो देखिए विधुधन उदय, तो हमेशा क्या लगता है, विधु में आप क्या लगाएंगे? छोटी ऊ की मात्रा लगेगी, ठीक है, और ये बड़ी ऊ की मात्रा। अब यहाँ पे ये दीर्घ ऊ कैसे लगा आपको समझ में आ गया होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखिए छोटी ऊ और बड़ी ऊ मिल के क्या बन जाता है? बड़ी ऊ मिल बन जाता है। किसी भी कंडीशन में रहे आपका रिजल्ट क्या बनेगा? बड़ी ऊ। तो हमेशा आपका संधि क्या हो जाएगा इसका? बड़ी ऊ। सिंधुर्मी, धातुष्मा, धातुष्मा सब में देखिए बड़ी ऊ की मात्रा है। भूद्वार, भूर्ध्व, ठीक है, तो ये सब आपका भूधन ऊर्ध्व से बना है, भूर्ध्व। ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो जहाँ भी ऊ की मात्रा लग जाएगी, किसमें? परिवर्तन जहाँ हो रहा है, आपको देख के परिवर्तन समझना होगा। जैसे यहाँ हरीश लिखा है तो हरि धन ईस, आपको अपने आप इसका विच्छेद पहले समझना होगा। विच्छेद समझ जाएंगे कि कहाँ पे परिवर्तन है, ई में परिवर्तन हुआ है, तो आपको दीर्घ ई दिख रहा है तो वहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगा। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं हम गुण संधि। गुण संधि में आपको क्या देखना होता है, इसमें क्या बनता है? दीर्घ संधि में हमने देखा कि आ बनता है, बड़ी ई बनता है और बड़ा ऊ बनता है। पर गुण संधि में क्या बनता है? ए बनता है, ओ बनता है और अर बनता है, ठीक है। अब ये कैसे बनता है इसको समझते हैं। तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम? उसमें तो हमने देखा कि एक ही समान जो है स्वर जुड़ रहा है, अ से आ, ई से ई, इस तरह का शब्द आपका जुड़ रहा था दीर्घ में। लेकिन आपका इसमें क्या जुड़ता है ये आपको देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका सीधा गुण जो है आपसे प्रश्न में पूछा गया था एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम की बात कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब आ और आ के आगे ई या ई होता है, ऊ या फिर री स्वर आए तो क्रमशः क्या बन जाएगा? अ आपका क्या बन जाएगा? ए में बदल जाएगा, आ आपका ओ में बदल जाएगा और ई आपका अर में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? देखिए,
और ई मिलेगा तो ए बनेगा। अ और बड़ी ई मिलेगा तो भी आपका ए बनेगा। आ और ई बनेगा तो भी आपका ए बनेगा। मतलब ई आपका कहीं भी मिलेगा, अ हो चाहे आ हो, ठीक है, वहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, एक ए वाली मात्रा, एक मात्रा, ध्यान रखें आप, ठीक है। इसका सिंपल अगर मैं आपसे ट्रिक वाली बात करूं, देखिए ट्रिक कुछ नहीं होता है, ट्रिक आपको तभी याद रहेगा जब आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो एक मात्रा वाली चीज़ें, एक मात्रा वाली चीज़ें और आपका रेफ होता है ना, अर में रेफ लगता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको जब एक मात्रा वाली चीज़ें हो, चाहे ओ हो या ए हो या अर हो, यही तीन चीज़ बनता है, ए, ओ और अर, यही तीन चीज़ बनता है। तो देखिए उपधन इंद्र से उपेंद्र, ए मात्रा लगी है, उपेंद्र। पुष्प और इंद्र से पुष्पेंद्र। गण और ईश से गणेश। सोम और ईश से सोमेश। तोड़ने तो आ गया ना आपको, इसको आप तोड़ के देख सकते हैं। उप और इंद्र, उप यहाँ पे उप है और यहाँ पे क्या है, इंद्र है, इंद्र है। अब देखिए यहाँ पे ये है क्या, प से क्या मिला, डायरेक्ट लिख सकते हैं, अब आपको समझ में आ रहा है। अ यहाँ पे क्या हो गया, ई। अ और ई से क्या बनता है, ए बनता है, ठीक है। अ और ई से क्या बनता है, ए बनता है। तो बस प के ऊपर क्या लगा देंगे, प के ऊपर, देखिए यहीं पे तो टूट रहा है ना, तो यहीं पे आपका मात्रा लगेगा, प में ए की मात्रा, और उसके बाद हम आगे लिख देते हैं इंद्र, ठीक है। ये दोनों जुड़ा है तो यहाँ पे ई, इंद्र नहीं लिखना, ये दोनों जुड़ के ही तो ए बना है ना, तो उसके बाद वाला ये चीज़ लिखेंगे। तो उपेंद्र, समझ में आ गया कैसे तोड़ते हैं। यहाँ पे हमने देखा एक ही मात्रा वाला जो होता है आपका, अगर इसको सीधा सीधा समझिए आप, एक ही मात्रा लगा है तो गुण संधि, ठीक है, होता है। चलिए आगे बताते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। आ और ई मिले तो क्या बनेगा, एक ही मात्रा। जहाँ भी ई होगा, ओ या आ, अगर इसके साथ आपका ए हो, चाहे सॉरी रुकिए, छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, क्या बनेगा आपका, हमेशा ही ए बनेगा। इतना आपको याद रखना है ई के मामले में, ठीक है। अब देखिए ऊ के मामले में, अ के साथ ऊ का मेल होगा तो हमेशा ही ओ बनेगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे अ हो चाहे आ हो, दोनों के साथ अगर ऊ का मेल हो रहा है तो हमेशा ओ बनेगा, हमेशा ओ बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, एग्जाम्पल देखिए, रमा ईस, देखिए रमा ईस, रमेश, एक ही मात्रा। महा ईस, महेश, एक ही मात्रा। चंद्र उदय, अब यहाँ देखिए उदय है, ऊ है यहाँ पे, और यहाँ पे है चंद्र, अ लगाएगा और ऊ लगेगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा हमेशा। तो ओ की मात्रा हो तो आपका क्या हो जाएगा, गुण में आपको क्या याद रखना है, ए बनेगा, ओ बनेगा और अर बनेगा, बस यही तीन चीज़ बनता है, ठीक है। दीर्घ का आपको याद रखना है, दीर्घ में क्या बनता है, आ की मात्रा, बड़ी ई और बड़ा ओ। समझ में आपको आ गया, याद रहेगा। दीर्घ मात्रा है ये सारे तो दीर्घ संधि में जाएगा, और गुण में आपका ए, ओ और अर बनता है। चलिए अब आपको याद रहेगा, इतनी बार मैंने आपको रिपीट कर दिया है। तो यहाँ देखिए समुद्र और उर्मी से समुदोर्मी, समुदोर्मी आपका क्या है, गुण संधि है, ओ की मात्रा लगी है। सूर्य ऊर्जा से सूर्योर्जा, यहाँ पे जितने भी आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपके लिए रखे हैं, तो पीडीएफ में आपको दे दूँगी ना, उससे आप बार बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से और याद हो जाएगा। आ और ऊ से आपका ओ बना है, आ और बड़ी ऊ से भी आपका ओ ही बनेगा। सब मात्रा आपका ओ की मात्रा लगी है तो आपका गुण संधि के अंदर आ जाएगा। अब अर में कैसे होता है देखिए, देव और ऋषि, यहाँ पे क्या है, अ है और यहाँ पे री है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देव, और ये अर जो है आपका, ये री आपका रेफ में बदल जाएगा। यहाँ पे देवर्षि लिखा है ना, देवर्षि। महर्षि, महा और ऋषि से महर्षि, तो ये रेफ वाला जो बनता है, ये रेफ जो बनता है ये आपका गुण में बनता है।
ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लीजिए कि आपका ए की मात्रा होनी चाहिए। ए की मात्रा का मतलब क्या है, यहाँ पे याद रखेंगे, गड़बड़ मत करना। एक मात्रा होगी, दो मात्रा मत समझिएगा, दो मात्रा होगा तो वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, एक मात्रा है, ओ में भी एक मात्रा है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे ये एक मात्रा होता है अर का, ये मात्रा याद रखिए, ये आपका गुण में होता है। समझ में आ गया। अब देखिए वृद्धि के अंदर चलते हैं, बहुत ईजी है वृद्धि। तो दो मात्रा जहाँ वृद्धि हो रही है, देखिए जब अ या आ के आगे ए अय आता है तो दोनों का अय बन जाता है। मतलब ये अय का मतलब क्या होता है, दो मात्रा अय का। ठीक है, इसी प्रकार अ या आ के आगे ओ आया ओ आता है तो औ बन जाता है, इसे वृद्धि कहते हैं। बस इसमें यही दो आपको याद रखना है, एक ये मात्रा और एक ये मात्रा। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। पुत्र और ऐसना, पुत्र ऐसना, दो मात्रा लगा है, वृद्धि संधि। अ और ए में मिला के अय बना है मतैक्य, मत और एक से मिलके बना है मतैक्य। यहाँ पे देखिए इसको ज़रूर ध्यान में रखते चलिएगा, हो सकता है आपसे विच्छेद पूछ ले, तो इसको आप, इसीलिए मैं आपको पीडीएफ दे रही हूँ कि इसको बार बार आप देखिए, देखने से आपको प्रैक्टिस होगा, याद होगा। ठीक है, एक बार में कोई चीज़ समझ में ये नहीं आता है, इसलिए आपको इसको याद करना है। धन और ऐश्वर्य से मिलके धनेश्वर्य, दोनों एक ही मात्रा लगा है तो वृद्धि हो जाएगा। तथा एव कभी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तथा और एव से मिलके क्या बना है, तथैव, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोनों एक ही मात्रा लगा है तो वृद्धि के अंदर आ जाएगा। इसका और उदाहरण देखिए, भरपूर उदाहरण देखिए। आ और ए से मिलके क्या बनेगा, बड़ा अय, बड़ा अय की मात्रा। महा और ऐश्वर्य से महेश्वर्य, महेश्वर में दो अय की मात्रा लगी है, दो अय की मात्रा जहाँ भी लगेगा वो आपका वृद्धि के अंदर आ जाएगा। अब देखिए अ वाला कैसे होता है, अ और ओ मिलेगा तो औ बनेगा, अ और औ मिलेगा तो भी आपका औ बनेगा, आ और ओ मिलेगा तो भी औ बनेगा, और आ और औ मिलेगा तो भी आपका औ ही बनेगा। किसी भी कंडीशन में आपका अय बनेगा और औ बनेगा, बस अय बनेगा और औ बनेगा। यही दो बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखिए महा औषधि से महोषधि बहुत पूछा जाता है। ये परम औदार्य से परमोदार्य, परम औषधि से परमौषध, सब में औ की दो मात्रा लगा है, मतलब वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, मात्राओं में वृद्धि हो रही है ना। बस ये दो मात्रा याद रखना है। एक बार रिवाइज कर लें, देख लो, एक बार रिवाइज कर लो। दीर्घ में क्या होता है, दीर्घ में होता है आपका आ, बार बार लिखिए, याद हो जाएगा एकदम आपको, संधि आपके लिए खेल हो जाएगा, खेल, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, आ हो जाएगा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये किसके अंदर आता है, तो ये आपका दीर्घ के अंदर आता है, दीर्घ के अंदर आता है। ठीक है, यन के अंदर, यन अभी हमने नहीं किया है ना। गुण, गुण के अंदर आपका क्या आता है, ए की मात्रा, ये ए की मात्रा मतलब सिंगल, ये वाला ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर की मात्रा। ठीक है, अर की मात्रा। और वृद्धि में आपका होता है अय की मात्रा और औ की मात्रा। ये ए में कंफ्यूज तो नहीं होते हैं ना, ये तो आपको पता होगा। इस अय का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये अपने आप में एक मात्रा है और ये एक और मात्रा, यानी कि दो मात्रा। खैर आपको ये पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए यन संधि, यन संधि में क्या होता है, तो जब ई और बड़ी ई छोटी ई, बड़ा ऊ छोटा ऊ तथा री के आगे कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ये क्रमशः क्या बन जाता है, ई आपका क्या बन जाता है, ई या फिर बड़ी ई आपका क्या बन जाता है, य बन जाता है। य को हमने यहाँ पे हलंत लगाया है क्योंकि ये यहाँ पे इस तरह से बन जाता है। ऊ और बड़ी ऊ आपका क्या बन जाता है, व बन जाता है, और री आपका क्या बन जाता है, र बन जाता है। बस य व और र ये आपको याद रखना है, ये यन में होता है। कैसे होता है, देखिए ई और अ मिला के क्या बना, य बना, याद रख लेना। ई जहाँ पे भी ई और अ मिलेगा य बनेगा। कैसे, यहाँ पे देखिए अति में ई है और यहाँ अ है, तो ई मिला और अ मिला तो क्या बन गया,
यहाँ पे देखिए य बन गया। कैसे य बन गया? देखिए अत्यल्प। इसको एक बार मैं तोड़ के बताती हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे अति, अति और अल्प, ठीक है, ऐसे है आपका। अब यहाँ से हमने लिया ई की मात्रा लगी है इसमें, और यहाँ से हमने लिया अ, ठीक है। अब देखिए बाद का चीज़ भी हम यहाँ पे साथ साथ लिख देते हैं। अब यहाँ पे ई हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया? अ और आधा तो, ऐसे ही है ना। ये बचा हुआ है, यहाँ वाला बचा हुआ हमने लिख लिया आगे। अब यहाँ पे देखिए ई और ये मिलके क्या बना? इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, अ और आधा तो। ये आधा तो है ना, हलंत लगा हुआ है, ठीक है। इसकी आत्मा तो हमने निकाल ली, ती में से हमने ई निकाल लिया, तो क्या बचेगा? आधा तो ही बचेगा ना। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो और ई से मिलके क्या बन गया? ती बन गया। ऐसे ही बनता है ना, कोई भी स्वर जो है उसकी मात्रा ले लेता है व्यंजन। आपको पता है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये अ और आधा तो हमने ले लिया। अभी ई और अ से आपको यहाँ पे क्या मिला? क्या बना? तो ई और अ से क्या बना? य बना। तो यहाँ हमने य लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है? आधा ल और प, वैसे ही हमने उतार लिया। क्या हो गया? अत्यल्प से अत्यल्प बन गया। अत्यल्प। यन को तोड़ना तो और भी आसान है, सबसे हार्ड यही लगता है लोगों को, लेकिन सबसे आसान यही वाला है। कैसे? अब देखिए अति और अधिक को एक बार देख रही हूँ तोड़ के। देखिए समय लग रहा है, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार समझ में आ गया ना तो दोबारा कभी भूलोगे नहीं। अब देखो यहाँ अति है, अति, और यहाँ क्या है? अधिक, ठीक है। अति और अधिक, यहाँ से क्या लिया हमने? ई लिया। अब इसकी आत्मा यानी कि आधा तो यहाँ पे बच गया, और अ बच गया। बच गया ना, इस तरफ, इस तरफ। ये हमने यहाँ लिख लिया। इसी तरह हम जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए अ है, अ हमने उतार लिया। अब धिक को हम ऐसे ही उतार लेंगे, ये धिक यहाँ हमने उतार लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, अ आधा तो, ऐसे ही लिखते हैं ना आधा तो को। अब ई और अ, ई और अ मिलके क्या बना? य, तो हमने य यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पे धिक जो है, ये धिक हम ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ उतार देंगे, धिक। अत्यधिक बना, अत्यधिक। तो ऐसे ही इसको तोड़ते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए इसको बस इतना याद रखना है कि यन में क्या होता है आपका? य बनता है, और क्या बनता है? ई होगा तो य बनेगा, ऊ होगा, ऊ और बड़ा ऊ दोनों, ठीक है, होगा तो क्या बनेगा? व बनेगा, और री होगा तो आपका र बनेगा। बस इतना ही याद रखना है। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं एक बार। अति अल्प से अत्यल्प। अब ये भी याद रखना कि य है या व है तो इसके बाद वाला जो है ना वो आधा रहेगा। आधा क्यों रहेगा? तो इसका जो लॉजिक है मैंने आपको अभी बताया। क्यों? क्योंकि देखिए हर बार यहाँ पे या तो ई होगा इस साइड में, या तो ऊ होगा, या तो री होगा, यही होगा ना, क्योंकि यन में यही नियम है। तो हम यहाँ से ई को तो बाहर निकाल लेते हैं, तो इधर तो हमेशा आधा ही बचता है ना। कोई भी यहाँ पे वर्ण होगा तो हमेशा आधा बचता है। जैसे यहाँ पे तो आधा बचा है, यहाँ भी तो आधा बचा है, तो यहाँ पे आधा ही बचता है। इसीलिए हमेशा जो है य के पहले जो है आपका आधा कोई भी वर्ण होता है। तो ये आपको एक ट्रिक के माध्यम से लोग यहाँ पे बता देते हैं कि य व में आधा मात्रा, आधा कोई भी आपका वर्ण होगा तो वहाँ यन लगा देना। पर क्यों होता है ये कोई नहीं बताता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि क्यों होता है। जैसे हमने अत्यधिक में देखा तो यहाँ पे हमने यहाँ से ई ले लिया, तो यहाँ तो ये हमेशा आधा तो ही बचता है ना आगे। यहाँ पे तो ये आधा तो और ऐसे बचा हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा ही आधा बचता है, क्योंकि ये तो इसकी आत्मा हमने निकाल ली होती है यहाँ पे, और ये आत्मा मिलके यहाँ य बन जाता है। ई आपका क्या बन जाता है? फिर से देखो, ई और बड़ी ई आपका क्या बन जाता है? य बन जाता है। ऊ और बड़ा ऊ आपका क्या बन जाता है? व बन जाता है। और री आपका क्या बन जाता है? र बन जाता है। बस इतनी बार रिपीट कर दिया आपको, अब आपको समझ में आ गया होगा। अत्यल्प, देखो आधा तो है और य है। अत्यधिक, इत्यादि, अत्याचार, अभ्युदय, देखो य के बाद आपका क्या है? आधा मात्रा है। जो भी आधा वर्ण होगा वहाँ पे आपका पर वहीं टूटना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी आपको आधा वर्ण दिखे बस आप यन लगा देना, फिर इसीलिए आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको इसका रीज़न भी बताया कि क्यों होता है ऐसा। तो तोड़ के देखो, अभ्युदय, अभी और उदय से बनता है, तो देखिए यहाँ बिल्कुल अभी के पास आपका टूट रहा है, ठीक है, अभी के पास ही आपका टूट रहा है, तो ये आपका आधा होगा हमेशा।
प्रत्युत्तर, तो प्रति और उत्तर, यहाँ पे तो के पास ही देखिए प्रति लिखेंगे तभी तो आगे जोड़ेंगे ना, तो ये तो हमेशा आधा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। य के आगे देखिए न्यून में भी नी और उन से मिलके बना है न्यून, तो न्यून में भी आपका यन संधि, प्रत्युष यन संधि। आगे देखिए यन के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाले हैं आपको, और बहुत सारे मैं एग्जाम्पल आपके लिए पीडीएफ में लेके भी आई हूँ, वो सारे मैं आपके लिए होमवर्क है, उसको आप ज़रूर एक बार अच्छे से देख लेना। एक भी उससे बाहर आ गया तो मुझे कहना, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये बन गया है, ई और आ से मिलके आपका या बन गया है, ये बन गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं वाह बन गया है, वी बन गया है, ऊ और ए से मिलके वे बन गया है। तो जो भी मात्रा लगेगी वैसे आपका ये या वे ऐसे बन जाएगा। तो याद रखें अधि एसना से अधिएसना, प्रत्येक। तो देखिए हमेशा य के पहले आपका आधा वर्ण है, य के पहले आधा वर्ण है संख्यात, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी हर जगह आपका आधा वर्ण होगा। मनवंतर व के आगे याद रखेंगे य व और र, इसमें यही तीन होता है। अब र में कैसे होता है, ये व तो हमने बहुत देख लिया। अब यहाँ पे देखिए कहाँ गया, अच्छा यहाँ है, री और अ से मिलके क्या बना है, र बना है। तो पितृ और अनुमति, तो पितृनुमति, यहाँ पे आपको आधा दिख नहीं रहा है, लेकिन ये त्र जो लगा हुआ है ना, इसमें क्या है, आधा तो और र है। यकीन नहीं होता है ना आपको, तो प्रैक्टिकल करके देखना आप, आपके मोबाइल फ़ोन में होगा हिंदी का टाइपिंग होगा ना, अगर आपको त्र लिखना है तो सिर्फ त्र मत लिख देना, ठीक है। कैसे टाइप यहाँ पे आधा तो और र लिख देना, तो देखना ये यहाँ पे त्र बन जाएगा, करके देखना खुद ही, ठीक है। तो यहाँ पे त्र बन जाएगा, तो ये आपका है यहाँ पे आधा र, ठीक है, लेकिन दिखता नहीं है, ये त्र के रूप में लिखा जाता है। पितृ अनुदेश, पित्रानुदेश, पितृ आज्ञा, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, मातृइच्छा, पितृइच्छा, तो ये सारे शब्द आपके यन में आते हैं, ठीक है। कोई नहीं बताएगा, इतने अच्छे से मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ लॉजिक के साथ, ताकि आपको समझ में आए। अयादि संधि, अरे भाई ये बहुत परेशान करता है। अयादि संधि में क्या है, तो इस संधि का सूत्र होता है इसको रहने दो, ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए क्या बन जाता है, अय बन जाता है, और अय क्या बन जाता है, आय बन जाता है, ओ आपका अव बन जाता है, और आओ आपका आव बन जाता है। क्या है ये आओ आओ, नहीं समझ में आया ना, चलिए अभी समझाते हैं। ये देखिए आपको ए या अय आपका क्या बन जाता है, अय बन जाता है, अय, ठीक है। ओ और औ ये क्या बन जाता है, ओ और औ क्या बन जाता है, अव बन जाता है, ठीक है। अय आय औ औ, ए अय मिलके आपका क्या बन जाता है, अय बन जाता है, ठीक है। और यही आपकी ज़्यादा मात्रा होगी, अय होगी तो आय बन जाएगा। कैसे, उदाहरण से समझिए। देखिए यहाँ पे ए है और अ है, मिलके क्या बन गया, अय बन गया। कैसे अय बनता है, तो ने और अयन, यहाँ पे ने है और क्या है, अयन है, अयन है। अब ये ने को अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, इसमें से हम इसका जो आत्मा है वो निकाल लेंगे, इसका आत्मा ये है, ठीक है। एक मात्रा लगी है तो यहाँ ए हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, ए हो जाएगा, और यहाँ पे ये अ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अ हो जाएगा, और यन तो यहाँ लगा ही है, ठीक है, और यहाँ पे आधा नौ है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा, न य न, नयन। देखिए नयन बन गया ना, नय और अयन से मिलके नयन बन गया, अय जुड़ गया, चय और अयन चयन, अक नायक, विधेय अक विधायक। अब देखिए यहाँ पे बड़ा ए लगा है तो क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। आय मतलब क्या हो गया, नायक। यहाँ पे उपसर्ग जैसा आपको लग रहा है, आय आय आया है, नाय में आय आया है ना, आई आई आया है, कैसे आया है, नायिका, नाई में आई सुनने में मिल रहा है आपको, नाई में आई शब्द से ही इसको आप समझ सकते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल से समझिए। देखिए यहाँ पे पवन, अव, पव, पव में क्या है,
पव में उपसर्ग क्या है, अव है ना, अव। तो अव आपका क्या हो जाएगा, देखिए अ और अ से मिलके क्या बनता है, अव बनता है। ओ और ई से मिलके क्या बनता है, ई की मात्रा लग जाती तो अवी हो जाता है। यहाँ दीर्घ ई की मात्रा लग जाती तो अवी हो जाता है। अ और अ से मिलके आव बन जाता है। तो समझ में आया यहाँ पे क्या होता है, ये बस इतना याद रखो, अय होता है, आय होता है, अव होता है और आव होता है। ठीक है, इसका उपसर्ग लगा के आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कैसे, पवित्र में पवित्र, अवी, पवि में क्या आ रहा है उपसर्ग, अवी, अवी है ना। देखो गवी, गवी में क्या उपसर्ग आ रहा है, अवी, गवी में अवी आ रहा है ना। रवीस, रवि, अवी, अवी आ रहा है। देखो ये वाला अवी आ रहा है इसमें, तो याद रखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, अयादि संधि। ठीक है, पावक, इस प्रकार से आपका शब्द रहेगा तो आपका अयादि संधि हो जाएगा। भावक, देखिए ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पवित्र हो गया, पवन हो गया, नाविक बहुत पूछा जाता है, पावक बहुत पूछा जाता है। तो नाविक, आवी, नावी में क्या है, आवी, देखो आवी है ना, यहाँ अ और ई मिला के, अ और ई मिला के क्या बनता है, आवी। ठीक है, तो बस इतना ही आपको याद रखना, अयादि हो गया। अब हम आते हैं व्यंजन संधि पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके कुछ नियम होते हैं जिससे सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। और देखिए पहला ही आपका जो नियम है यहाँ से प्रश्न बना है, सीधा सीधा इसी को उतार दिया गया था क्वेश्चन में। ठीक है, और पूछा गया था ये कौन सा संधि का नियम है, तो यही वाला पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं क्या है। तो व्यंजन के पश्चात व्यंजन या स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो देखिए आपका स्वर या व्यंजन किसी के साथ भी मेल हो सकता है। ठीक है, ये मत समझना कि सिर्फ व्यंजन के साथ होगा, किसी के साथ हो जाए। देखिए अंत में देखिए यहाँ पे स्वर लगा हुआ है, फिर भी इसका मेल हो रहा है ना, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपका स्वर और व्यंजन दोनों के साथ मेल होता है। और आगे देखते हैं, तो इसका पहला नियम क्या है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन हो जाना। अभी आप समझ जाएंगे, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। कैसे, जैसे कि क वर्ग है आपका, आपने पढ़ा होगा ना वर्णमाला में, क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, पढ़ा होगा आपने, क ख ग घ अंग। तो क का तीसरा वर्ण में बदल जाता है। क का तीसरा वर्ण कौन सा है, क ख ग। तो क का किस में बदल जाता है, ग में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है अभी इसका एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। बस यही है इसका नियम। यदि स्पर्श या वर्गीय व्यंजनों का प्रथम वर्ण, स्पर्श व्यंजन आप समझ रहे हैं कौन सा होता है, जो हम स्पर्श कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, जिसका जैसे क से लेके म तक। तो ये क, च, ट, त, प, यानी कचट तप, आप बहुत अच्छे से वर्णमाला में इसको पढ़े होंगे। कचट तप जो होता है यानी कि क, च, ट, त और प के आगे कोई भी स्वर अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण होगा और य, र, ल, व आए, तो वो क्या बन जाता है, उसी का जो भी वर्ग है, यानी कि क का ग बन जाएगा, च है तो च का क्या बन जाएगा, च, छ, ज बन जाएगा, ट है तो क्या बन जाएगा, ट, ठ, ड बन जाएगा। समझ में आया, उसी वर्ण का तीसरे में बदल जाएगा। अब देखिए इसको आप और बेहतर यहाँ पे समझ पाएंगे, यहाँ पे इसको ध्यान से समझिए क्या होता है। तो क का ग में बदल जाना, ये क्या होता है, तो देखिए दिक, दिक में क्या है, क है। अब यहाँ पे अंबर लिखा हुआ है, तो अंबर से क्या बन जाएगा, दिगंबर बन जाएगा। कैसे दिगंबर बन जाएगा, ये क आपका ग में परिवर्तित हो गया। समझ में आया। वाक धन ईस, तो वागीस हो जाता है। कैसे वागीस हो गया, वाक धन ईस से। तो इसका आपको विच्छेद याद रखना पड़ेगा, विच्छेद याद नहीं रहेगा तो आपका शब्द नहीं बनेगा। समझ में आया। तो वाक धन ईस से बनेगा, अच धन अंत से अजंत बनेगा। कैसे, तो च का ज बन गया, च का ही तीसरा वर्ण है। यहाँ पे देखिए पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण। पांचवा वर्ण हमेशा अनुनासिक वर्ण होता है, पता होगा आपको। ये आपका अनुस्वार में भी लिखा जाता है ना, बिंदु के रूप में। आगे बताऊंगी तो इसलिए आपको पहले से समझा दे रहे हैं, इसको समझ लीजिए कि अनुनासिक वर्ण में होता है पांचवा वर्ण का मतलब बिंदु। ठीक है, अनुस्वार में आपकी चीज़ें होती हैं। अब ये च आपका ज में बदल गया, अच और आदि आजादी बन गया। ठीक है,
तो ये आप वर्ण तो समझ गए ना कि क वर्ण का तीसरा वर्ण कौन सा है, ग है। च का तीसरा वर्ण कौन सा है, ज है। अगर बोले हम कि त का पांचवा वर्ण कौन सा होगा, तो क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। ठीक है, पांचवा वर्ण। तीसरा वर्ण पूछे तो त थ द क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए ट का ड बन गया, ट ठ ड, षट और आनंद से सडानन। ठीक है, क्या हो गया, व्यंजन संधि। त का द बन जाएगा, यानी कि त से त थ द, तीसरा वर्ण बदल गया, सदाचार। सत धन आचार से क्या बन गया, सदाचार बन गया। जगत आनंद से जगदानंद बन गया। उतयोग से उद्योग बन गया। याद रखेंगे यहाँ पे कैसे ये द बन गया, द यहाँ पे कैसे आया, तो त का तीसरा वर्ण है ये, और ये नियम है इसलिए आया। त थ द, तो उद्योग बन गया। सुप और अंत, अब यहाँ पे देखिए प है, प का तीसरा वर्ण क्या होता है, ब होता है, तो प का ब में बदल जाता है इस प्रकार से। ठीक है, अब्ज बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। क्या होता है अब्ज, व्यंजन वर्ण होता है। तो जब मैं आपको इसकी पीडीएफ दूंगी ना, तो इसका आप एग्जाम्पल बहुत अच्छे से एक बार याद कर लेना कि कौन सा किसके अंदर होता है। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको याद करने की, पर फिर भी आप इसको बार बार अगर देखेंगे तो आपको दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। अब देखिए दूसरा नियम क्या है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाना। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। कचट तब जो है, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसका पांचवा में बदल जाना, ये वाला पार्ट में। तो यहाँ पे पांचवा वर्ण आपका अनुनासिक वर्ण भी कहलाता है, ध्यान रखेंगे। कैसे, इसका एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए क का अंगों में बदल जाना। क का पांचवा वर्ण क्या होगा, अंग ही होगा। क ख ग घ अंग, तो वाक्मय से वाड्मय बन जाता है। वाक मात्र से वाणमात्र बन जाता है। च का इया में बदल जाना। रुचमय का ऋणमय। न ट का ण में बदल जाना। षट मास का षणमास। षटमुख का सन्मुख। त का न में बदल जाना। सन्मार्ग का सन्मार्ग। देखो ये बहुत पूछा जाता है। उन्नति भी बहुत पूछा जाता है, तो उन्नति कैसे बनता है, तो का न में बदल जाता है। यहाँ पे रेफ छूटा हुआ है, तो इसको ध्यान रखेंगे। रेफ आपका ज़रूर होगा, हलंत, हलंत लगा हुआ ज़रूर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। उत और नीति से उन्नति बन गया, क्योंकि त का पंचमाक्षर में बदल गया। त का पंचमाक्षर क्या होता है, न होता है। प का पंचमाक्षर क्या होता है, म होता है। तो अपमय से अम्मय बन गया, अम्मय। यह आपको याद रखना है। ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो बहुत सारे लोग फंस जाएंगे, पर आपको फंसना नहीं है, इसीलिए मैं आपको इतनी सारी चीज़ें समझा रही हूँ, इतना देर तक इतना दिमाग लगा के आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे छ संबंधी कुछ नियम होते हैं। तो किसी हर्ष या दीर्घ स्वर के आगे छ आ जाए तो छ के पहले च आ जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पे परी, परी का किससे मेल हो गया है, छ से, तो छ क्या बन गया है, आधा च बन गया है, परिच्छेद। आप्रच्छादन, अब देखिए छ से अगर मेल होगा तो वह आधा च में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हलंत लगाया ना, आधा च में, आधा च में परिवर्तित हो जाएगा, तो भी आप समझ जाइएगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका व्यंजन संबंधी हो जाएगा। परिच्छेद, लक्ष्मी छाया, गृह छद छिद्र, गृह छिद्र, गृह और छिद्र से मिलकर बना है गृह छिद्र। तो ये आपका छ संबंधी नियम है कि जब छ से मेल होता है तो वहाँ पे आधा च बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया छ संबंधी नियम। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस इस तरह का आपको कुछ दिख जाए जहाँ पे आधा च हो जाता है, परिच्छेद, आच्छादन, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे आपको म संबंधी नियम क्या होते हैं। तो म का पंचमाक्षर में परिवर्तन हो जाना। कैसे, तो यहाँ पे देखिए सम और कर, तो म के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण में ये परिवर्तित हो जाता है। तो संकर कैसे लिखेंगे, सम और कर से आपका संकर बनता है। कैसे, तो ये अंग जो है, ये अंगो आपका बिंदी के रूप में यहाँ ऊपर आ गया है। सम और चय, तो म का क्या होता है, पंचमाक्षर, यानी कि पंचमा अक्षर क्या होता है म का, चौका, सॉरी चौका इया होता है, तो सारा आपका बिंदु में बदल जाता है, इसलिए संचय। सम धन चय से आपका संचय बना है। घम टा से घंटा बना है, क्योंकि म का न हो जाता है पंचमाक्षर। सम और तोष से संतोष बना है, क्योंकि म का ही न में बदल जाता है। ये म जो है आपका पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आ गया, ये जो भी है ना म म म म सब आपका म है, और ये म संबंधी नियम है कि ये म आपका कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। मतलब
अनुस्वार बदल जाता है, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। और कुछ नहीं है इसमें। म का पंचमाक्षर में परिवर्तित होना मतलब सम और कर, तो ये म कहाँ चला गया, ऊपर, ऊपर चला गया, शंकर बन गया। सम और चय से ये ऊपर चला गया, संचय बन गया। घंटा घम, ये म कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो घंटा ऐसे भी लिखते हैं, घंटा है ना, ऊपर चला गया तो न चला गया, घंटा। समतोष से संतोष बन गया। समझ में आया? सिर्फ इसमें पंचमाक्षर यानी कि अनुस्वार में बदल गया म। आगे देखिए म का और भी आपका कुछ नियम है। तो म का अनुस्वार में परिवर्तन, यदि म के आगे कोई अंतस्थ या उष्म व्यंजन आए। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है आपको पता है, य र ल व होता है ना। और उष्म व्यंजन क्या होता है, तीनों स और ह, ये आपके उष्म व्यंजन है। बस ऐसे याद रख लेना, अंतस्थ और उष्म व्यंजन आए तो वो म अनुस्वार में बदल जाता है। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। सम और सार का देखिए ऊपर बिंदु हो गया, संसार देखिए स से बदला है, य यानी कि अंतस्थ व्यंजन से बदला है, व से बदला है, ये भी अंतस्थ व्यंजन है, र से बदला है, ये भी अंतस्थ व्यंजन है ना। तो म आपका अगर अंतस्थ व्यंजन के से मेल करेगा तो भी आपका ऊपर पंचमाक्षर के रूप में चेंज हो जाता है। समझ में आ गया? सम्मान देख लीजिए, म में परिवर्तन ना होना, म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। कहीं पे ऐसा भी होता है कि कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। कैसे? तो देखिए सम लिखा है प्लस मान, इसको मिटा देते हैं वरना खिचड़ी हो जाएगा। तो सम्मान आपका कैसे लिखाएगा, सम धन मान। तो ये म जो है ना, इसको आधा म के तरह ही लिख देते हैं, सम और ये मान, कोई परिवर्तन नहीं, सम्मान ऐसे ही हो जाता है। सम्मति, सम धनमति से सम्मति, ऐसा नहीं कि सन धनमति लिख दीजिएगा आप। विच्छेद इसका कैसा होगा, इस प्रकार से होगा। तो ये आपका म संबंधी नियम है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए त संबंधी नियम में क्या होता है, बहुत छोटा छोटा सा है ये, इसको ज़्यादा आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। अब बहुत सारे लोग देखते हैं कि उज्ज्वल कैसे लिखते हैं, पर ये कैसे लिखते हैं, उत धन ज्वल से ये आपका उज्ज्वल बनता है। इसका नियम क्या है, तो त या द के आगे ज या झ आए तो त या द ज में बदल जाता है। ठीक है, कैसे? तो यहाँ पे त अगर आता है और इसका मेल अगर हम ज से करते हैं या फिर झ से करते हैं, दोनों ही कंडीशन में ये आपका क्या बन जाता है, ज बन जाता है। ठीक है, तो कैसे, उत धन ज्वल से उज्ज्वल बन गया, विपद जाल से क्या बन गया, विपद जाल, विपजाल। देखिए यहाँ पे सही विच्छेद, सही स्पेलिंग भी आपको इससे समझ में आएगी। सत जन से सज्जन बनता है, सत जाति से सज्जाति, उत झटिका से उज्झटिका, ये सभी आपके व्यंजन वर्ण है। समझ में आया? अब देखिए त या द के आगे श या श आए तो त द आपका च और श में छ हो जाता है। कैसे, उच्छ्वास, उत शरीर। अब आपको ये तो समझ में आ गया ना कि इस प्रकार का नियम किसके अंदर होता है, व्यंजन के अंदर होता है। तो प्रश्न आप कर लेंगे, उत प्लस श्वास से उच्छ्वास बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, कौन सा विकार हुआ है, देखिए यहाँ पे कौन सा परिवर्तन हुआ है, उत और श्वास। तो ये तो आपका क्या बन गया है, आधा च, और ये सौ आपका क्या बन गया है, छ बन गया है। ठीक है, बाकी का वही लिख देंगे। ठीक है, तो उच्छ्वास बन गया, उत्श्वास आपका उच्छ्वास बन गया। ये नियम है आपका। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे। यहाँ पे त के बाद क्या होता है, त संबंधी नियम में त के बाद यदि ड ड आए तो ये क्या बन जाता है, ड और ड में बदल जाता है। जैसे देखिए ये त है ना, ये भी ड में बदल जाता है, उड्डयन हो जाता है, उत्डयन का उड्डयन हो जाता है, वृहत टीका का वृहटीका हो जाता है। ठीक है, ततलीन, ततलीन क्या हो जाता है, तल्लीन बन जाता है। यहाँ पे देखिए त के बाद यदि ल आएगा तो वो ल में बदल जाएगा, ततलीन तल्लीन बन जाता है। उत्लंघन आपका उल्लंघन बन जाता है। ये तो आपका कहाँ बदल जाता है, ल में बदल जाता है, अगर ये ल से मेल खाता है तो। यही इसका त संबंधी नियम है। तो उतना आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप इसको देखते ही समझ जाएंगे। तत धनलीन से तल्लीन बन जाता है। इसको बार बार देखिए, उत्हार से उद्धार, पदहति से पद्धति, पद्धति काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको कैसे विच्छेद करते हैं ये देखना ज़रूरी है आपके लिए। इसको देख के सर चकराने वाली बात नहीं है, छोटा छोटा नियम है। अब यहाँ देखो क्या है, त के बाद यदि च छ आ जाए तो ये च बच जाता है। कैसे, उच्चारण से उच्चारण, कैसे, आधा तो आपका आधा च में बदल गया। सतचरित आपका सच्चरित हो गया। सच्चरित कैसे लिखते हैं,
सौ आधा चौ, चौरित्र, ठीक है। तो ये आधा चौ में बदल गया आपका। इसी तरह से यज्ञ और नौ मिलके यज्ञ बन गया है, याच और न मिलके याज्ञ बन गया है। समझ में आया? ये सभी आपके व्यंजन वर्ण है। अब देखिए स संबंधी नियम क्या है, तो अभि और शेख से मिलके अभिषेक बन गया। कौन सा सौ में बदल जाएगा ये आपका? तो इस चीज़ को आपको देखना है कि तालव्य सौ में आपका, ये आपका मूर्धन्य सौ में बदल जाता है। वी और सम आपका विषम बन जाएगा। नी और सेद, देखिए यहाँ पे कैसे इसको तोड़े हैं। ये अगर आपका विच्छेद आपका ये पूछ लिया तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का गलत होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। विषम को कैसे तोड़ा है? वी और सम, सम में कौन सा सम लगा है? दंत सौ लगा है, याद रखेंगे। निषेध, तो नी और इस सेद से आपका निषेध बनता है, ठीक है। सु और सुप्त से सुषुप्त बनता है, बहुत पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ट और ठ संबंधी नियम है। आकृष्ट धन त से आकृष्ट बन जाता है, ये आपका त जो है आपका ट में बदल जाता है। तुष प्लस त से तुष्ट बन जाता है। पृष्ठ प्लस थ से पृष्ठ बन जाता है, ठीक है। तो और थ से अगर मेल होगा तो ट और ठ बन जाएगा, ठीक है। तो आपका ट बन जाएगा और थ आपका ठ बन जाएगा। समझ में आया? बस यही है इसमें। षठ थ में से षष्ठ बन जाता है। अब नौ संबंधी नियम क्या है, तो यहाँ पे देखिए भर और अन से भरन बन गया, मतलब ये वाला नौ आपका ये वाला नौ में बदल जाएगा, ठीक है। भूष अन से भूषण बन गया। राम अयन से रामायण, देखिए कैसे बना है। राम और अयन ये आपको बहुत पूछा जाता है, याद रखेंगे। आयन बहुत कोई जोड़ देते हैं, रामायण आयन है ना इसलिए आयन लिख देते हैं, पर रामायण में कैसे तोड़ते हैं? राम और अयन, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है। परिमाण, परिमाण कैसे जोड़ तोड़ते हैं? परि और मान, ये वाला नौ आपका ये वाला नौ में बदल जाता है, ठीक है। ऋण, तो री और न से मिलके ऋण बनता है। समझ में आया? नौ संबंधी नियम, ये वाला नौ आपका ये वाला नौ में बदल जाता है। तो ये क्यों बताया जा रहा है आपको? ये आपको याद नहीं करना है, लेकिन जब विच्छेद में पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि ये नौ आपका इस नौ से बनता है, तो आप ये वाला ऑप्शन चुनेंगे, ना कि कोई अदर ऑप्शन चुनेंगे, ठीक है। इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। ऐसा मत सोचना कि ये सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए विसर्ग संधि क्या होता है, छोटा सा है विसर्ग संधि। इसके बाद हमारा प्रश्न आज हम कोशिश करेंगे, एक काम करते हैं, प्रश्न हम दूसरे दिन करवाएंगे आपको, ठीक है। पर मैं इसकी PDF दे दूंगी, क्वेश्चन को आप लगा के देखिए खुद से कि आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। और समझ में आया कि नहीं ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि ये जितना भी एनर्जी मैंने अभी यहाँ पे दिया है ये आपके काम आया कि नहीं आया। विसर्ग संधि में चलिए, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या विशेष रूप से है, यहाँ पे ये विसर्ग की यहाँ पे चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। मनः प्लस हर से मनोहर बनता है। दुह प्लस आशा से दुराशा, इस प्रकार के शब्द इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। पुनः, प्रायः, सन्ने, ये दिख रहा है आपको। चलिए अब देखिए इसमें कुछ नियम है विसर्ग में। ये देखिए यहाँ पे तालव्य सौ और दंत सौ में परिवर्तन। यदि विसर्ग के आगे तालव्य सौ और दंत सौ आए तो विसर्ग क्रमशः इसमें बदल जाता है। कैसे? निह संक, इसको देखिए, इंपॉर्टेंट ये है, ये आपको नहीं देखने का जरूरत है क्योंकि फिर दिमाग आपका खराब हो जाएगा। निह प्लस शंक से देखिए निशंक बन गया है, ये विसर्ग आपका इस सौ में परिवर्तित हो गया है। दुह प्लस शासन से दुशासन बना है। निह प्लस शब्द से निशब्द, निह प्लस संदेश से निस्संदेश, जो सौ दिखेगा उसी सौ में बदल जाएगा। समझ में आया? देखिए यहाँ पे जैसे एक बता रही हूँ आपको, निह प्लस संक। अब देखिए ये वाला श है तो ये विसर्ग आपका इसी सौ में बदल जाएगा, ये वाला श और ये वाला श और नो आधा श में बदल जाएगा, ठीक है। बस यही इसमें कहा गया है। तो जब भी आधा सौ और आधा सौ दिख जाए तो समझ लेना वहाँ पे विसर्ग है, ठीक है। निसंग, निस्वार्थ, निसंदेह, निशब्द, ऐसे शब्द जो आते हैं आपके विसर्ग के अंदर आते हैं। अब देखिए आगे क्या है, च और छ, ट ठ त थ आए तो विसर्ग के बाद अगी तो च छ ट ठ त थ आए तो विसर्ग क्रमशः ये तीनों सौ में बदल जाता है। यानी कि च छ आएगा तो क्या बन जाएगा? तालव्य श। ट और ठ आएगा तो क्या बन जाएगा आपका? मूर्धन्य स। और क्या था? त और थ आएगा तो आपका दंत सौ बन जाएगा। बस यही है और कुछ नहीं है। निह प्लस तार, तो से क्या बनता है? निस्तार, देख लो। दुह प्लस चरित्र, चौ से क्या बनता है? ये वाला श, दुष्चरित्र।
निह प्लस छल से क्या बनता है, तो देखिए यहाँ पे छ से छ, यहाँ पे ये वाला शौ बन जाएगा, निश्छल। धनु प्लस टंकार, तो टोठो आपका इस सौ में बदल जाता है, तो धनु देखिए आधा शौ देखिए कि लिखा है ना यहाँ पे, धनुष टंकार। ठीक है, तो यही आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे कौन सा सौ लग रहा है। चौछो है तो तालव्य सौ, टोठो है तो मूर्धन्य सौ, और तोथो है तो दंत सौ। समझ में आ गया। चलिए आगे बताते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सारे नियम मैंने आपको करवा दिए, कुछ भी छोड़ा नहीं है। ठीक है, विसर्ग का सौ में परिवर्तन, यदि विसर्ग के पहले ई या उ आए और बाद में क ख ग घ ट ठ प फ आए तो कोई वर्ण आए या विसर्ग शौ में बदल जाता है। देखिए निह प्लस कर्म से निष्कर्म, यहाँ पे ये वाला शौ में बदल जाएगा। निह प्लस काम से निष्काम, निह प्लस करुण से निष्करुण, निह प्लस पाप से निष्पाप। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए विसर्ग का लोप हो जाना, ये भी आपका प्रश्न है, तो कैसे होता है। यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो और बाद में र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। कैसे, निह प्लस रब से क्या बन जाता है, नीरव, नीरव बन गया। विसर्ग का हमने कोई क्या लिया, कोई भी वर्ण हमने लिया ही नहीं विसर्ग के रूप में। अभी तक हम देख रहे थे कि विसर्ग आपका बदल रहा था, पर यहाँ पे देखिए विसर्ग का लोप हो गया। निरोग से बस ये हर्ष ई आपका दीर्घ ई में बदल जा रहा है। निरव से नीरव, निरोग से निरोग। निरोग बहुत पूछा जाता है, देखिए निरोग ऐसे लिखते हैं, याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है, बहुत गलत भी होता है, क्योंकि बहुत लोग निरोग को ऐसे ऐसे लिखते हैं, जो कि गलत है। निरस का नीरस। अब आगे देखिए, यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, चौ जुड़ जाता है। तो छत्र छाया का कैसे लिखाएगा, ये छत्र और आधा चौ जुड़ जाता है, ये देखिए आधा चौ जुड़ जाता है और यहाँ पे फिर छाया, छत्र छाया। अनुच्छेद का देखिए अनुच्छेद, आधा चौ जुड़ गया है, ये आधा चौ कहाँ से आया, इसी नियम की वजह से आया। अनुच्छेद आप बहुत बार लिखे होंगे पर समझ में नहीं आया होगा कैसे ये आता है। अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। यदि विसर्ग से पहले अ आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। कैसे, अतः और एव से अतएव, सिर्फ विसर्ग को हटा दिया गया है और बस लिख दिया है अतः धन एव, सिर्फ विसर्ग को हटा दो, बाकी सेम वैसे ही उतार दो अतएव। समझ में आया, ये है इसका नियम। आगे देखिए, विसर्ग का कोई परिवर्तन ना होना। अब यहाँ पे देखिए कोई परिवर्तन नहीं है, प्रातः काल वैसे ही लिख दिया गया है, पयः पान वैसे ही लिख दिया है, अंतःकरण वैसे ही लिख दिया गया है, तो ये भी नियम है। अब देखिए विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाना। कैसे, दुह प्लस निवार का, ये जो है दुह प्लस निवार, बस कुछ नहीं करना है, ये जो आपका विसर्ग है ये यहाँ पे आ गया ऐसे र के रूप में, बस ऐसे लिख दो दुर्निवार, ये बस ऐसे कर देना है। दुर्बोध, निर्गुण, देखो इसी के अंदर आता है, निह प्लस गुण से निर्गुण, निह प्लस धन से निर्धन, निह प्लस झर से निर्झर, तो ये सब आपका विसर्ग संधि के अंदर आता है। अब क्या है यहाँ पे, निह प्लस आशा से निराशा, निह प्लस उपाय से निरुपाय। यहाँ पे देखिए र में बदल जाता है, अ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर से अगर विसर्ग आए तो र में बदल जाता है। निरीह, निरर्थक, तो ये सब देखिए शब्द आपको याद रखना, निराशा, निरुपाय, निह प्लस इह से निरीह, निह प्लस अर्थक से निरर्थक, ये सब आपका विसर्ग के अंदर आता है। अब यहाँ पे क्या है, मनः प्लस विकार से मनोविकार, ये जो आपका विसर्ग है ये आपका ओ में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। ठीक है, मनोविकार। पुरहित से पुरोहित, मनः रथ से मनोरथ, मनः रम से मनोरम। समझ में आया। चलिए हो गया आपका कंप्लीट। चलिए फाइनली आपको पूरा संधि अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ ऐसी संधियां हैं जिसका कुछ विशेष रूप से नियम नहीं है, कुछ विशेष संधि है, जैसे हिंदी की कुछ अपनी विशेष संधि है, इनकी रूपरेखा अभी तक विशेष रूप से स्पष्ट निर्धारित नहीं हुई है, फिर भी इनका ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। क्या है, हिंदी की प्रमुख विशेष संधियां हैं जब, तब, कब, सब, अब, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इसमें हम ही जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ही आने पर ह आपका भ बन जाता है और ब का लोप हो जाता है। कैसे, जब और ही लिख दिए तो ब गायब हो गया, बो का लोप हो गया, और जब ही हो गया, बो के जगह क्या आ गया, भ आ गया, जब ही। देखो ये सब भी होता है। कभी, कभी को अगर पूछ लिया जाए कि कभी शब्द में कौन सा संज्ञा कौन सा आपका संधि विग्रह होगा तो कितने लोग को तो समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या है।
कब ही से आपका कभी हो गया, अब ही से आपका अभी हो गया, तब ही से आपका तभी हो गया, सब ही से आपका सभी हो गया। समझ में आया? चलिए, कुछ नहीं छोड़ा है आपके लिए, सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट बताया है। और बिल्कुल आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए, ताकि मेरे अंदर भी वो फिर जुनून आए और जोश आए और मैं आपके लिए दुगनी मेहनत करूँ। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जहाँ कहाँ, ये सारे शब्द भी कैसे बनते हैं, यहाँ और ही से मिलके यहीं, कहाँ और ही से मिलके कहीं, वहाँ और ही से मिलके वहीं, जहाँ और ही से मिलके जहीं। अब देखो संस्कृत, कहीं कहीं संस्कृत के र लोप हो जाता है, जैसे अंतरराष्ट्रीय में आपका क्या हो जाता है, ये र आपका ऊपर आ जाता है रेफ के रूप में। सत्री उपयोग, स्त्रियोपयोगी, ऊपरी युक्त से उपरयुक्त, यहाँ पे ऊपर रेफ हो जाता है। तो ये सब भी आपका किसके अंदर आता है, उपरयुक्त शब्द आपका। अब ये मैं आपको अभी नहीं करवाने वाली हूँ, इसको मैं आपके लिए दी हूँ कि आप इसको एक बार अच्छे से देख लें, तो बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ से सही हो जाएंगे। जैसे दीर्घ संधि का ये पूरा एग्जाम्पल है आपका, ये पूरा आपका दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है जो मैंने आपके लिए लगाया है। तो इसको आप देख लेंगे तो बहुत अच्छे से आपका पूरा तैयारी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दीर्घ संधि संधि से मैंने लगाया। अब ये देखिए गुण संधि आ गया, तो यहाँ पे गुण संधि हो गया। देखिए सारा यहाँ पे मैंने आपके लगाया है। यन संधि एक बार रिवाइज कर लो। स्वर संधि में 5 संधि, स्वर संधि के 5 भेद। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 भेद होते हैं। दीर्घ, दीर्घ में क्या होता है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि में होता है बड़ा ए की मात्रा, बड़ा औ की मात्रा। ठीक है, और उसके बाद आपका कौन सा बचा, गुण में क्या होता है, गुण में, गुण में आपका ए की मात्रा और ओ की मात्रा और अर, ए ओ अर होता है। ठीक है, और यन में क्या होता है, यह बन जाता है ई आपका, यह बन जाता है, ऊ आपका व बन जाता है, और ऋषि आपका र बन जाता है। ये आपका यन संधि हो गया। ठीक है, य के पहले आपका य, व और र के पहले आपका आधा वर्ण होगा, ये भी यन के अंदर ही होता है। तो ये भी हमने समझ लिया अच्छे से। अयादि में अय, अय, अक, अन, अक, इक, तो इस प्रकार का प्रत्यय आपका बनता है। इसमें क्या क्या होता है, अय, आय, अव और आव, बस ये आपका अयादि के अंदर होता है। पूरा संधि मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा, बहुत बार मैंने अच्छे से सारी चीज़ें करवाई है। संधि का व्यंजन संधि से सारे प्रश्न हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसको आपने कर लिया तो इससे बाहर आपसे क्या ही पूछा जाएगा फिर। निश्चल देखिए यहाँ पे विसर्ग संधि आपको पूरा कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, अब यहाँ से आपके होते हैं प्रश्न शुरू। जो प्रश्न है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे और बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। पूरा कंप्लीट कराया गया है, ये मैं आपको दे दूँगी PDF पूरा। ठीक है, आपके लिए ही बनाया है, इतनी मेहनत की है, रात भर जग के, एक दिन में कंप्लीट किया है सारा कुछ। ठीक है, 3 बजे तक जग के मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो बस आप इतना कर देना कि इसको शेयर कर देना, पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, और नए हो चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बस इतनी कृपा कर दो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़ाम को पास करके मुझे ज़रूर बता देना, बस मेरे लिए काफ़ी होगा इतना। ठीक है, ये आप देख रहे हैं प्रश्न आपके लिए ही मैंने ये सारे लेके आए हैं, और इसके आंसर भी मैंने आपको दे दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, सारी चीज़ें आप आसानी से कर ले जाओ। ये देखिए कितने सारे प्रश्न हैं यहाँ पे, और आपकी एक अच्छी तैयारी, मुझे लगता है संधि से आज आपको कुछ भी बाहर आ जाए आप सारे प्रश्न कर लगा लोगे। और देखिए यहाँ पे सारे आंसर दिए गए हैं। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स लर्न विद अंबिका। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।